कहिए डियर फ्रेंड, क्या हाल चाल? अरे हल्ला करते, आप फ्रेंडो बोलने में दिक्कत है। कहिए मजे में कट रहा है जिंदगी? अच्छा अच्छा, चलिए आज हेलोजन होगा। आज क्वेश्चन आंसर का वीडियो क्लास डाल देंगे। क्वेश्चन आंसर आज से करना शुरू कर दीजिएगा, ओके? किन्हीं को परेशानी नहीं होती वीडियो क्लास करने में? जिनको परेशानी होती है जो जानते हो बता दीजिएगा, ठीक है? क्लास से मैंने क्लास से बाहर, ठीक है? जिनको भी दिक्कत होता है तो ऑफिस से संपर्क करिएगा। अभिषेक है कि नहीं बताए ना आपको कैसे वीडियो क्लास करेगा। तो जो भी मान लीजिए नहीं आ रहा तो उसको मोबाइल में बता दीजिए कैसे क्या कैसे होता है। ऑनलाइन वाले को तो अपने सिस्टम में ही चला जाएगा। जो ऑनलाइन जुड़े नहीं हो उसको दिक्कत होगा तो वो फ्री वीडियो है, फ्री क्लास है, ठीक है? हाँ, और कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग तो बोलबे कि 60 से 70% क्वेश्चन बन जाता है, एक आध नहीं बनता है। तो एक आध नहीं बनता उसके लिए 2-3 क्लास बर्बाद करना ठीक नहीं रहेगा। तो आप लोग आज से क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिएगा। बाकी आज हेलोजन पढ़ाएंगे और अगले क्लास में इनर्ट गैस पढ़ाएंगे और चैप्टर का इतिश्री कर दिया जाएगा। क्लियर? और पढ़ाई तो चलते रहनी चाहिए क्योंकि पटना में है तो पढ़ने के लिए है। अब बहुत जो अलग अलग धंधा खोल के रखे हैं उस सबको बंद कीजिए और खासकर प्यार मोहब्बत से बिल्कुल दूर रहना है। हल्ला नहीं करना है, बर्बाद हो गया है बहुत, इसीलिए बता रहे हैं, ठीक है? कोई भी हो, हाँ कोई भी हो, लड़का और लड़कियों, सब ये सब चीज से दूर रहिए, बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि आपकी पहली प्राथमिकता पढ़ाई। नहीं होगा नौकरी, कुछ नहीं कर पाइएगा लाइफ में। नौकरी होगा तो फिर उसके बाद साइड बिजनेस होगा, बहुत कुछ होगा, बहुत आगे जाइएगा। क्या बिल्कुल होगा। सरकारी नौकरी तो साइड बिजनेस करने के लिए होता है, सरकारी नौकरी थोड़े अमीर बन जाइएगा, ठीक है? सरकारी नौकरी करने वाले हर ग्रुप सी ग्रुप बी करने वाला अपना साइड बिजनेस चलाता है, ठीक है? तो एक लक्ष्य, एक काम, एक लक्ष्य नौकरी और एक काम पढ़ाई। और सब दिन टारगेट बना दीजिए कि रोज 500 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन रोज, ठीक है? हाँ, टारगेट नहीं बनाइएगा फिर फॉलोअप कर जाइएगा। अगर ये टारगेट नहीं बना दी कि रोज जीएस का क्वेश्चन कितना याद करना है तो फिर जो 200, 300, 500 रोज टारगेट बनाइए। उसके बाद कुछ करिए। अब कुछ भी करना है, फिल्म देखना है, मैच देखना है, तो उसके लिए रणनीति बना लेना है कि कल मैच है, अगर 3 घंटा मैच देखेंगे तो फिर उस 3 घंटा की भरपाई कैसे करेंगे, तब मैच देखना है। ये ना मैच हुआ, अच्छा मैच है, अभी हमको पता चला भीड़ के मैच देखना, नहीं, रणनीति बनाकर। फिल्म देखने जाना है पता चलेगा फिल्म हॉल जाने में आने में 1 घंटा, फिर देखने में 3 घंटा, 5 घंटा जाएगा। तो ये सोच लेना कि आज अगर फिल्म देखने में 5 घंटा, फिल्म को से देखेगा क्या है, ठीक है? मोबाइल पर सब देखेगा, हॉल में क्या देखेगा, ठीक है? तो फिल्म देखने में अगर 3 घंटा जा रहा है तो उसके लिए पूरी रणनीति बनाएंगे। रणनीति विहीन जिंदगी मानव की नहीं, घोड़ों की होती है, ठीक है? और घोड़ा वो जो किसी के इशारे पर हमेशा दौड़ने के लिए तैयार रहता है। तो घोड़ा बनकर काम नहीं करना है। क्लियर? और हर मोहब्बत के अचाने में आग लगा दीजिए और
हाँ, हर मोहब्बत के आशियाने में आग लगा देना है ताकि नफरतों की बुलंदी हमेशा कायम रहे। क्योंकि हमारा मानना है कि जितनी जलन होगी प्रोग्रेस उतना ज्यादा होगा। आगे बढ़ने वाले लोग और सबसे आगे निकल जाने वाले लोग वही होते हैं जिसके अंदर जलन होता है। ठीक है, अगर जलन ही नहीं है कि हम उससे आगे बढ़े, सबको पीछे कर दे, तो फिर पढ़ने का उतना ज्यादा हुनर आप में विकसित नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए पंकज कुमार को नौकरी हो गया है तो आपके सीने में धधकती उम्मीद होनी चाहिए कि पंकज से बड़ा नौकरी लेंगे। ठीक है, नहीं तो पंकज को नौकरी हो गया, रोज महीने महीने पंकज को तंग कर रहे हैं, भेज दो 500 रुपया, रिचार्ज करा दो, तो ये अलग बात है। आइए चलिए, कह रहे कि नॉनवेज खाकर आए हैं क्या? नॉनवेज से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं। आइए दोस्तों, हैलोजन, हैलोजन ध्यान दीजिए कि आवर्त सारणी के वर्ग 17 में, आवर्त सारणी के वर्ग 17 में फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टेटिन। अब बोलना नहीं है, ज्यादा सुनना है। आवर्त सारणी के वर्ग 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन है। इसी को हैलोजन कहा जाता है, अर्थात वर्ग 17 के तत्वों को ही हैलोजन कहा जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन को ही हैलोजन कहा जाता है। अब अगर इसे हैलोजन कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है, क्या कारण है इसका हैलोजन कहने का? तो हैलोजन एक ग्रीक शब्द है, हैलोजन एक ग्रीक शब्द है और इस ग्रीक शब्द का, हैलोजन नामक ग्रीक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है साल्ट प्रोड्यूसिंग। क्या होता है? साल्ट प्रोड्यूसिंग, लवण उत्पादक, लवण उत्पादक। वर्ग 17 के जो ये तत्व है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तत्व की विशेषता है कि ये सभी तत्व धातुओं से अभिक्रिया करते हैं। जैसे सोडियम के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया होती है और बनता है सोडियम क्लोराइड, जो एक प्रकार का क्या है? लवण है। तो जो भी हैलोजन तत्व है, जो भी हैलोजन तत्व है, वे सभी धातु से अभिक्रिया करते हैं और सभी हैलोजन तत्व धातुओं से अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है? लवण का निर्माण करता है। यानी कि ये सभी तत्व लवण बनाने वाले तत्व है, इसलिए इन्हें लवण उत्पादक अर्थात क्या कहा जाता है? हैलोजन कहा जाता है। क्लियर हो गया बात? तो आवर्त सारणी के वर्ग 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन को हैलोजन कहा जाता है। और हैलोजन एक ग्रीक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है साल्ट प्रोड्यूसिंग। हैलोजन तत्वों की विशेषता ये है, हैलोजन तत्वों की विशेषता ये है कि ये सभी तत्व धातुओं से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, इसीलिए इसे लवण उत्पादक या हैलोजन कहते हैं।
क्लियर है बात। तो हैलोजन तत्वों को हैलोजन क्यों कहा जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। तो आवर्त सारणी के वर्ग 17 हैलोजन कैसा शब्द है जी, ग्रीक शब्द है। तो आवर्त सारणी के वर्ग 17 में कुल कितने तत्व हैं, 5 तत्व हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। और इनके आवर्त को देखिएगा, ये सभी के सभी वर्ग 17 के हैं, ग्रुप 17 के हैं, लेकिन सभी एक आवर्त के नहीं है, एक पीरियड के नहीं है। अगर पीरियड देखें तो फ्लोरीन का दूसरा, क्लोरीन का तीसरा, ब्रोमीन का चौथा, आयोडीन का 5वां, एस्टेटिन का 6वां। फ्लोरीन आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में, क्लोरीन तीसरे आवर्त में, ब्रोमीन चौथे आवर्त में, आयोडीन 5वें आवर्त में और एस्टेटिन 6वें आवर्त में। लेकिन सबके सब एक ही वर्ग में है। और इन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के परमाणु संख्या को आपको याद रखना पड़ेगा। परमाणु संख्या जिसको जेड में इंडिकेट करते हैं, फ्लोरीन का 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53, एस्टेटिन का 50। और इसके परमाणु संख्या के बाद इसका परमाणु द्रव्यमान भी याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूछ दिया जाता है। तो फ्लोरीन का 19, ठीक है 19, इसका 35.5, ब्रोमीन का 80, आयोडीन का 127 और एस्टेटिन का 210 mu होता है, 210 mu होता है। तो हैलोजन सभी के सभी धातुओं से अभिक्रिया करके लवण यानी साल्ट का निर्माण करते हैं, इसीलिए इसे साल्ट प्रोड्यूसिंग यानी कि हैलोजन कहा जाता है। और इन सभी हैलोजन के अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 और NP5 होता है। बाह्य कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP5, जो N बराबर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। और ये आपका बाह्य कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। किस कक्षा का, बाह्य कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। बाह्य कक्षा का NH2 NP यानी कि सभी हैलोजनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या, सभी इलेक्ट्रॉन में, सभी हैलोजन तत्वों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 7। सभी हैलोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। इसका मतलब है कि क्लासिफिकेशन में अब आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं, एनी प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन। अब कहिएगा इसका संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बताए, कोई जरूरत नहीं जानने का। लेकिन बाह्य कक्षा मतलब समझते हैं ना, किसी परमाणु के सबसे अंतिम कक्षा को आउटर मोस्ट शेल या बाह्य कक्षा कहा जाता है। सभी हैलोजनों के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 7। सभी हैलोजनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 7। अब कोर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कहेगा तो हम नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल आपसे पूछ देगा ब्रोमीन में कितने कोर इलेक्ट्रॉन है तो 35 - 7। क्लोरीन में कितने कोर इलेक्ट्रॉन है तो 17 - 7। आयोडीन में कितने कोर इलेक्ट्रॉन है 53 - 7। एक परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर शेष जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। शेष जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों, समझ में आ गई आपको? ओके, तो क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। कौन से हैलोजन किस वर्ग किस आवर्त में है आपको पता चल जाएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, सबके सब हैलोजन आवर्त सारणी के किस वर्ग में है, 17। अब फ्लोरीन से शुरू करिएगा, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। क्लियर हो गया। अब इसके अब हमें हैलोजन के भौतिक अवस्था को जानना पड़ेगा। भौतिक अवस्था मतलब ठोस है कि द्रव है कि गैस है।
सामान्य ताप और दाब पर, सामान्य ताप और दाब पर, समान ताप और दाब पर हैलोजनों की क्या अवस्था होती है? तो अगर देखें तो फ्लोरीन और क्लोरीन इन दोनों की अवस्था क्या है? गैस है। जबकि ब्रोमीन क्या है? द्रव है। ब्रोमीन क्या है? द्रव है। आयोडीन क्या है? आयोडीन क्या है? ठोस है। जबकि एस्टेटिन रेडियो सक्रिय है। एस्टेटिन रेडियो सक्रिय है और ये अत्यंत ही अस्थाई हैलोजन तत्व है। अस्थाई हैलोजन तत्व है। अब अत्यंत ही अस्थाई, इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहले देखिए कि एस्टेटिन हमारे पर्यावरण में बिल्कुल नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। एस्टेटिन पर्यावरण में, पृथ्वी की जो ये विशाल पर्यावरण में है, इसमें एस्टेटिन की उपलब्धता कहीं नहीं है। तो कहिएगा कि कहीं नहीं है, क्या शुरुआत में पृथ्वी का निर्माण के समय यह था? जब पृथ्वी की निर्माण प्रक्रिया हुई, लंबे समय तक जीवन चला, तो एस्टेटिन की उपलब्धता थी। लेकिन एस्टेटिन रेडियो एक्टिव है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फा बीटा गामा को निकालते रहता है। तो जितना भी एस्टेटिन पृथ्वी पर था, सब अल्फा बीटा गामा निकालकर अंततः क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। अब यह एस्टेटिन पृथ्वी पर पाए नहीं जाते। अब जब भी एस्टेटिन की आवश्यकता होती है, वैज्ञानिक इसे लैब में न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय विखंडन कराकर तैयार करते हैं। यानी इस एस्टेटिन का निर्माण लैब में कृत्रिम विधियों के द्वारा और नाभिकीय विखंडन के द्वारा किया जाता है। और कृत्रिम विधियों के द्वारा लैब में जब एस्टेटिन तैयार किया जाता है, तो वह कुछ ही क्षण रहते हैं, तुरंत समाप्त हो जाते हैं। कुछ ही क्षण रहते हैं, तुरंत समाप्त हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। अल्फा बीटा गामा को निकालते निकालते स्वतः ही इसका क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो एक तो पर्यावरण में है नहीं, इसे केवल कृत्रिम रूप से हमें बनाना पड़ेगा। दूसरी, किसको बना भी ले तो क्षण सेकेंडों में इसका अस्तित्व क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि यह अत्यंत ही अस्थायी है। यह हैलोजन एस्टेटिन रेडियो एक्टिव है और अत्यंत ही अस्थायी है। इसे लैब में हम नाभिकीय विखंडन के जरिए तैयार भी कर ले तो कुछ समय के बाद इसके अस्तित्व क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो वर्ग 17 के हैलोजन जो है, सामान्य ताप और दाब पर फ्लोरीन और क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन द्रव है, आयोडीन ठोस अवस्था में है, जबकि एस्टेटिन रेडियो एक्टिव है और अत्यंत ही अस्थायी है। आप आवर्त सारणी के कुल 18 वर्गों में अगर देखिएगा तो तत्वों में जितनी ज्यादा विविधताएं हैलोजन में पाया जाता है, उतना अधिक विविधता और किसी वर्ग में नहीं है। ठोस भी मिल रहा है, द्रव भी मिल रहा है, गैस भी मिल रहा है, रेडियो एक्टिव भी मिल रहा है। ऐसी स्थिति और किसी वर्ग में नहीं है। आवर्त सारणी के ऐसे कौन से वर्ग है जिसमें ठोस द्रव गैस तीनों प्रकार में तत्व मौजूद है? तो वो है वर्ग 17 का हैलोजन। वर्ग 17 का हैलोजन। वर्ग 17 के हैलोजन तत्वों में ठोस द्रव गैस रेडियो एक्टिव सब के सब है। वर्ग 17 के हैलोजन तत्वों की भौतिक अवस्थाओं में जितनी विविधताएं हैं, उतनी अधिक विविधताएं आवर्त सारणी के अन्य किसी भी वर्गों के तत्वों में नहीं है। किसी में ठोस है तो केवल ठोस है, गैस है तो केवल गैस है, ठोस द्रव गैस तीनों केवल वर्ग 17 के हैलोजन तत्वों में है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? तो हैलोजन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं और उसका क्या स्थिति है वो हम देख चुके हैं। हैलोजन की भौतिक अवस्था की हम बात कर चुके हैं।
अगला कि जितने भी हैलोजन होते हैं, जितने भी हैलोजन होते हैं वो रंगीन होते हैं। वो क्या होते हैं? रंगीन, कलरफुल। अभी तक आप जितने नॉन मेटल को देखे सब कलरलेस था, रंगहीन था, रंगहीन। हाइड्रोजन रंगहीन, नाइट्रोजन रंगहीन, ऑक्सीजन रंगहीन, कार्बन काला, सिलिकॉन रंगहीन, रंगहीन, रंगहीन। लेकिन हैलोजन ऐसे अधातु है या हैलोजन ऐसे तत्व हैं जो कलरफुल होते हैं, रंगीन होते हैं। अगर फ्लोरीन का रंग देखिएगा तो फ्लोरीन का रंग येलो होता है। क्लोरीन का रंग जो होता है ग्रेनिश येलो होता है। ग्रेनिश येलो यानी हरापन लिए हुए पीला। ब्रोमीन का रंग देखिएगा तो रेडिश ब्राउन होता है। रेडिश ब्राउन यानी कि लाल बादामी। रेडिश ब्राउन को हिंदी में क्या कहते हैं? लाल बादामी। बादामी का मतलब भूरा। बादाम का रंग कैसा है? भूरा, वही बादामी, लाल बादामी। आयोडीन का रंग देखिएगा, आयोडीन का रंग वायलेट यानी बैगनी कलर का है। और एस्टेटिन का जब तक रंग देखिएगा तब तक उसका अस्तित्व समाप्त। तो जितने भी हैलोजन है, एस्टेटिन अत्यंत ही अस्थायी तत्व है। एस्टेटिन अत्यंत ही अस्थायी तत्व है, इसलिए उसके रंगों की, उसके विश्लेषण करने की, विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। विश्लेषण तभी हो सकता है रासायनिक एवं भौतिक गुणों का जब उस तत्व में थोड़ा सा अस्थायीपन होने का गुण मौजूद हो। लेकिन वो तो है ही नहीं एस्टेटिन में। तो अब देखिएगा एस्टेटिन कौन रंग का है? गायब। और सामने से आप देखने की, देखने में गायब होने से पहले हम देख लेंगे। सामने से देख नहीं सकते हैं, अल्फा बीटा गामा आंखें में घुस जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेडियो एक्टिव है, समझे कि ना। तो देखना भी पड़ेगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट को व्यवस्था करके देखना पड़ेगा। आप लैब में बनाइएगा, फिर व्यवस्था करिएगा देखने का, पता चलेगा अस्तित्व खत्म हो गया, निकल गया। तो इसलिए हम एस्टेटिन के रंगों की बात नहीं कर रहे। तो फ्लोरीन का रंग पीला होता है, क्लोरीन का रंग हरापन लिए पीला होता है, ब्रोमीन का रंग लाल बादामी होता है, आयोडीन का रंग बैगनी होता है। आयोडीन वायलेट यानी बैगनी कलर का होता है। सभी हैलोजन रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं। अब आपको थोड़ा सा आश्चर्य तो जरूर लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कलरफुल तो धातु हो सकते हैं, अधातु तो रंगीन हो नहीं सकते हैं। फिर ये हैलोजन के साथ ऐसा कौन सा गुण है कि ये रंगीन है? तो हैलोजन तत्व जो है इसमें खास गुण पाए जाते हैं जो अन्य किसी अधातु में नहीं पाए जाते। और हैलोजन में खास गुण ये पाए जाते हैं कि ये दृश्य प्रकाश को अवशोषित करता है, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये हैलोजन दृश्य प्रकाश को हैलोजन तत्व अवशोषित करते हैं, जिसके कारण इसके अंतिम कक्षा के या बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन थोड़ा उत्तेजित हो जाते हैं। सभी हैलोजन दृश्य प्रकाश को अवशोषित करते हैं, जिसके कारण इसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन के उत्तेजन के फलस्वरूप या भिन्न भिन्न रंगों में चमकने लगते हैं, और इसलिए ये रंगीन होते हैं। अर्थात हैलोजन के रंगीन होने का कारण जो सबसे महत्वपूर्ण है, दृश्य प्रकाश को अवशोषित करना, दृश्य प्रकाश को अवशोषित करना। Any problem? अब हम हैलोजन की उपलब्धता पर बात करेंगे। हैलोजन की उपस्थिति, हैलोजन तत्व जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन तो बेचारा पहले सरेंडर कर दिया कि हम न है, चाहिए तो बना लो। अब बनाएगा भी तो हम नहीं रहेंगे, क्योंकि अत्यंत अस्थायी है।
तो हैलोजन की उपस्थिति की अगर हम बात करें तो इस पृथ्वी के विशाल पर्यावरण में हैलोजन मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये अत्यंत क्रियाशील होते। अधातुओं में सबसे ज्यादा अगर क्रियाशील है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो कौन है? और हैलोजन जो हाईली रिएक्टिव है, अत्यंत क्रियाशील है, तो क्या इसके मुक्त अवस्था में पाए जाने की संभावना बन रही है? नहीं बन रही है। ऐसे तत्व जो हाईली रिएक्टिव हो, अत्यंत क्रियाशील हो, वो मुक्त अवस्था में पाए ही नहीं जा सकते, पाए ही नहीं जा सकते। और अगर मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते तो ये संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, उसमें भी फ्लोरीन सबसे कम। अगर फ्लोरीन की बात करें तो यह कोई भी हैलोजन संयुक्त अवस्था में है। असंयुक्त अवस्था में यह किस रूप में है? फ्लोराइड के रूप में। किस रूप में है? फ्लोराइड के रूप में। कई फ्लोराइड कंपाउंड का नाम आप सुने होंगे, जैसे CaF2, इसको कहते हैं फ्लूर, और एस्पार। ठीक उसी तरह आप क्रायोलाइट का नाम सुने होंगे, सुने हैं जी? बिल्कुल, क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है, क्लोराइड किसका अयस्क है? तो अगर फ्लोरीन की उपस्थिति की बात करें तो हैलोजनों में सबसे कम उपलब्धता किसकी है? फ्लोरीन की। इस पृथ्वी के विशाल पर्यावरण में हैलोजन की उपलब्धता मुक्त अवस्था में तो है ही नहीं, केवल संयुक्त अवस्था में है, और संयुक्त अवस्था में भी फ्लोरीन की मात्रा सबसे कम है। और यह फ्लोरीन संयुक्त अवस्था में पृथ्वी के भूपर पट्टी पर कहीं कहीं फ्लोराइड यौगिक पाए जाते हैं, जिसमें फ्लोरीन पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम का एक यौगिक फ्लूर और एस्पार है, जिसमें फ्लोरीन संयुक्त अवस्था में मौजूद है। एल्युमिनियम का एक यौगिक है क्रायोलाइट, जिसमें फ्लोरीन मौजूद है, और कहीं फ्लोरीन नहीं है। फ्लोराइड यौगिक के अलावे फ्लोरीन की उपलब्धता नहीं। और बाकी जो हैलोजन है दोस्तों, बाकी जो हैलोजन है, आप ले लीजिए क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का, तो ये भी तो अगर मौजूद है कहीं पर तो केवल किस अवस्था में? असंयुक्त अवस्था में ये मौजूद है। कहां? समुद्री जलों में। कहां मौजूद है? समुद्री जलों में। ये स्थलीय भाग में नहीं पाए जाते हैं। तो फ्लोरीन आपको पृथ्वी के स्थलीय भाग में यत्र तत्र सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित फ्लोराइड यौगिकों में पाए जाते हैं, जबकि अन्य हैलोजन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यौगिकों के रूप में समुद्री जल में पाए जाते हैं, और सबसे ज्यादा क्लोरीन पाए जाते हैं। आप जानते होंगे कि पृथ्वी के 70% भाग पर फैले विशाल महासागर में अगर कोई यौगिक सबसे ज्यादा है तो सोडियम क्लोराइड है, और उसी में आपका संयुक्त अवस्था में क्या है? क्लोरीन। आप पढ़े होंगे कि समुद्र के किनारे लेमिनेरिया नामक शैवाल में संयुक्त अवस्था में क्या पाए जाते हैं? आयोडीन पाए जाते हैं। लेमिनेरिया शैवाल में क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। और ब्रोमीन भी आपको संयुक्त अवस्था में यानी यौगिकों के रूप में समुद्री जल में ही मिलेगा। यानी हैलोजन समुद्र में, स्थलीय भाग में नहीं। अभी तक आप जितने धातु पढ़ रहे थे सब स्थल पर था, नहीं तो वायुमंडल में था। हैलोजन लेना है, फ्लोरीन मिलेगा नहीं, बेचारा है ये नहीं, और बाकी जो चाहिए तो समुद्र में छलांग लगाइए। क्लियर हो गया? यानी कि हैलोजन संयुक्त अवस्था में है, और वो भी संयुक्त अवस्था में ये कहां पर है? समुद्री जलों। और हैलोजनों में सबसे कम जिसकी उपस्थिति है वो क्या है? और सबसे ज्यादा जिसकी उपस्थिति है क्लोरीन। सबसे ज्यादा जिसकी उपस्थिति है क्लोरीन। अब आप कहिएगा है नहीं, इसको बनाएंगे कैसे, निकालेंगे कहां से? क्या हुआ?
निकालेंगे डायरेक्ट या अभी संयुक्त अवस्था में है? संयुक्त अवस्था में है जी। तो अब कहिएगा कि हैलोजन तो है नहीं, इसको हम बनाएंगे कैसे, निकालेंगे किससे? तो भाई हैलोजन निकाल कर बनाकर करिएगा कि क्या उपयोग है इसका? क्या करिएगा फ्लोरीन लेके? नहीं है कोई उपयोगिता। फ्लोरीन हल्का फल्का उपयोगिता है तो हल्का फल्का निकल जाएगा, लेकिन अगर हैलोजन में सबसे अधिक किसी की उपयोगिता है तो वो किसकी है? क्लोरीन। सबसे ज्यादा अगर किसी हैलोजन तत्वों की उपयोगिता है तो किसकी है? क्लोरीन को है। इसलिए क्लोरीन बनाएंगे भी, और क्लोरीन को प्रयोगशाला में भी बनाएंगे, लैब व्यापारिक विधि से बनाएंगे। तो हम बनाने की विधि का जो जिक्र करेंगे वो किसका करेंगे? हैलोजन की उपलब्धता में तो अब कोई शंका आपके पास नहीं ना। अब है कि इस हैलोजन जो संयुक्त अवस्था में मौजूद है, इसको किस प्रकार निकाला जाएंगे? तो हम आपको बता रहे हैं कि कोई बहुत ज्यादा उपयोगिता वैश्विक अर्थव्यवस्था में इन हैलोजन तत्वों की है नहीं कि इसको आप निकालिएगा संयुक्त अवस्था में। अगर इन हैलोजनों में अर्थव्यवस्था के लिए सबसे उपयोगी है तो वो क्लोरीन है, और हम क्लोरीन के निर्माण पर बात करेंगे। क्लियर हो गया? अब देखिए दोस्तों कि एक बात बार बार पूछा जाता है, बार बार, कि हैलोजन की क्रियाशीलता से जुड़ा प्रश्न आता है। हैलोजनों की परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस की बात होती है। हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात होती है। इसकी खूब बात होती है। कई तरह के प्रश्न आए हैं एग्जाम में, कभी पूछ देगा कौन हैलोजन की रिएक्टिविटी क्रियाशीलता अधिक है, किसकी कम है, किस हैलोजन का परमाणु त्रिज्या अधिक होता है, कम होता है, किस हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, कम है। तो अगर हम क्रियाशीलता की बात करें, ठीक है, क्रियाशीलता की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन को छोड़ देते हैं। क्यों? अत्यंत ही अस्थायी तत्व है, और अत्यंत ही अस्थायी तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुणों का विश्लेषण करना संभव नहीं है। तो फिर संभव नहीं है, तो फिर संभव नहीं है, मतलब हमसे भी बताना संभव नहीं है। और परमाणु त्रिज्या की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब यहां आप जानते हैं ये पीरियोडिक टेबल के सवाल हैं। पीरियोडिक टेबल आप ये पढ़े होंगे कि जब भी हम किसी अधातु वाले वर्ग में, अगर आप वर्ग 17 को देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ऊपर से नीचे का क्रम यही है वर्ग 17 का। और थोड़ा हम एक जगह धातु का उदाहरण लेते हैं, इसके लिए हम वर्ग 1 की बात कर लेते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। तो आप पीरियोडिक टेबल से जुड़े हुए सवालों में आप ये बात जानते हैं कि किसी भी आवर्त सारणी के अगर धातु वाले वर्ग में ऊपर से नीचे उतरते हैं तो तत्वों की क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। अगर आवर्त सारणी में धातु वाले वर्ग में ऊपर से नीचे उतरते हैं तो धातु की रिएक्टिविटी यानी कि क्रियाशीलता क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। लिथियम से ज्यादा रिएक्टिव सोडियम, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम, पोटेशियम से ज्यादा रुबिडियम, रुबिडियम से ज्यादा सीजियम और सीजियम से ज्यादा फ्रेंसियम। लेकिन आवर्त सारणी के अधातु वाले वर्ग में ऊपर से नीचे उतरने पर रिएक्टिविटी घटते जाती है। आवर्त सारणी के अधातु वाले वर्ग में ऊपर से नीचे उतरने पर रिएक्टिविटी घटते जाती है, और अगर ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी घटती जाती है तो निश्चित तौर पर फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैलोजन होगा और आयोडीन सबसे कम।
फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा और आयोडीन सबसे कम। और अगर आवर्त सारणी आपको याद है तो आप ये भी पढ़े होंगे कि आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे उतरने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ते जाता है। और अगर ऊपर से नीचे उतरने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, ऊपर से नीचे उतरने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, तो निश्चित तौर पर फ्लोरीन से बड़ा परमाणु त्रिज्या क्लोरीन का, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन का, ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन का। यानी हैलोजनों में सबसे छोटा परमाणु त्रिज्या फ्लोरीन का और सबसे बड़ा परमाणु त्रिज्या आयोडीन का। आवर्त सारणी में आप यह भी पढ़ें कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे उतरने पर, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे उतरने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या होते जाता है, घटते जाता है। तो अगर ऊपर से नीचे उतरने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान घटता है तो निश्चित ही फ्लोरीन सबसे बड़ा विद्युत ऋणात्मक होगा और आयोडीन सबसे कम। छोटा काय होगा, छोटा परमाणु त्रिज्या के संदर्भ में बात करेंगे। क्लियर? तो कौन सा हैलोजन की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा, कौन से हैलोजन की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी, फ्लोरीन सबसे छोटी। किस हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, किस हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है, फ्लोरीन। हाँ, विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा फ्लोरीन। परमाणु का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के गुण को क्या कहते हैं? तो आपसे ये भी, किस हैलोजन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता सबसे प्रबल होती है? कहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? समझ में आ गया? आइए अगले गुणों पर। अगला गुण है कि जितने भी हैलोजन है सब ऑक्सीजन नाइट्रोजन के तरह क्या होते हैं, डायटोमिक होते हैं, द्विपरमाणुक होते हैं। इसलिए हम फ्लोरीन को F2, क्लोरीन को Cl2, ब्रोमीन को Br2, आयोडीन को I2 लिखते हैं। सभी के सभी हैलोजन तत्व डायटोमिक होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आप तो जान गए कि हैलोजन के एक अणु बनने के लिए, किसी भी हैलोजन तत्व के एक अणु का निर्माण होने के लिए, एक अणु का निर्माण हो के लिए दो परमाणु की आवश्यकता पड़ती है। हैलोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के तरह ही डायटोमिक है। क्या है? डायटोमिक। कई यानी प्रॉब्लम है, समझ गए? अब हैलोजन में क्या जानना, इतनी ही बात जानना है कि नहीं है? क्या हैलोजन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या आ जाए अब क्लोरीन पर? क्लोरीन पर आते हैं दोस्तों। इन 6 बातों को याद रखिएगा। क्लोरीन सभी हैलोजनों में, सभी, अब तो पता चल गया ना कि Cl2 क्यों लिख दिया है, क्योंकि क्या होता है। चलिए, क्लोरीन। एक है मनीष सिंह, केमिस्ट्री खत्म कब होगा? जब आपको नौकरी हो जाएगी। क्या खत्म कभी कुछ होता है? नहीं होता है। आपको पूछना चाहिए कि आप जो ये केमिस्ट्री करवा रहे हैं ये कब तक खत्म करिएगा। तो दोस्तों बस उसके बाद ऑर्गेनिक बचा है, और ऑर्गेनिक में लास्ट चैप्टर बहुत छोटा है, 1 दिन का मार है। हाँ, तो मेन ऑर्गेनिक पढ़ाना है। ऑर्गेनिक में कुछ समय लगेगा, ठीक है ना? हाँ, इस मंथ में खत्म हो जाएगा, ठीक है? इस मंथ में खत्म हो जाएगा, लेकिन इस मंथ हम जो पढ़ा रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। आपका खत्म उस दिन होगा जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर आएगा। समझे कि नहीं समझे? तब तक आपको रिवीजन करते रहना होगा। और दोस्तों पढ़ेंगे, थोड़ा समय दीजिए।
हमको पता है मार्केट में 13 दिन में केमिस्ट्री खत्म होता है। हाँ ठीक है, तो आपको पूरा डिटेल नॉलेज चाहिए तो उसके लिए तो समय देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देख रहे हैं ना किस तरह एक एक क्लास दिए हैं एक एक नॉन मेटल पर, और यकीन मानिए कि जितना +2 वाला पढ़ता है ना उतना आप पढ़े, थोड़ा ही कम पढ़े, थोड़ा इसलिए कम पढ़े कि पूरा तो हम पढ़ा नहीं सकते हैं। क्लोरीन यानी कि Cl2। तो हैलोजनों में सबसे ज्यादा जिसकी उपयोगिता है वो किसकी है? क्लोरीन। यह किस रूप में उपयोगिता है? आंसू गैस बनाना है, क्या चाहिए? जहरीला मसट गैस बनाना है, क्या चाहिए? ब्लीचिंग पाउडर बनाना है, क्या चाहिए? तो क्लोरीन आपको चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर जो इस्तेमाल किए होंगे आप, वह क्लोरीन से बनता है। आंसू गैस क्लोरीन से बनते हैं। मस्टर्ड गैस जो युद्धों में इस्तेमाल किए जाते हैं वो क्लोरीन से बनते हैं। सोना चांदी को जो मिट्टी के भीतर से खोद कर निकाला जाता है उसकी भी सफाइया में क्लोरीन की आवश्यकता होती है। गंदे जल को जीवाणु विषाणु रहित करने के लिए क्लोरीन की गोलियों की आवश्यकता होती है। तो हैलोजनों में सबसे ज्यादा अगर किसी की उपयोगिता है तो वो क्लोरीन की है। और यह क्लोरीन का रंग तो आप देख ही लिए हैं, कैसा होता है? हरा पीला होता, न पूरी तरह से पीला न पूरी तरह से हरा, हरा पीला हरा पीला। और यह क्लोरीन दुर्गंध युक्त तथा खांसी उत्पन्न कर देने वाली गैस है। दुर्गंध युक्त तथा खांसी उत्पन्न कर देने वाली गैस है। और यह गैस विषैली होती है। क्या होती है? विषैली होती है। ज्यादा चल गया शरीर के अंदर तो फेफड़ा की कोशिकाएं नष्ट होने लगती है, और फेफड़ा का कोशिका नष्ट हो जाएगा तो क्या कोई बचेगा? तो क्लोरीन एक दुर्गंध तथा खांसी उत्पन्न कर देने वाला, आप खांसने लगेगा गैस ज्यादा अंदर चला जाएगा, और इसमें दुर्गंध होती है। और क्लोरीन के दुर्गंध को जरूर आप अनुभव किए होंगे जब कभी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किए हैं। ब्लीचिंग पाउडर का यूज करिएगा तो खास प्रकार का बदबू मारता है ब्लीचिंग पाउडर। वो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करने के बाद जो रिश्ते आपको दुर्गंध आती है, वो दुर्गंध किसका है? ब्लीचिंग पाउडर का वो गंध क्लोरीन का, उसमें तो कम क्लोरीन है इसलिए कम बदबू मार रहा है। क्लोरीन के चैम्बर में डाल दिया जाए तो व्यक्ति का मृत्यु 1 मिनट के भीतर हो जाएगी। अब आप कहिएगा इसमें करीब क्या बात है? किसी भी अन्य गैस में भी देंगे, नाइट्रोजन में भी दे देंगे किसी को तो 1 मिनट के भीतर मृत्यु हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, मर जाएगा। हम उसकी बात नहीं कर रहे। ऑक्सीजन है और साथ साथ क्लोरीन भी है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। यह विषैली गैस है। अब कहिएगा विषैला क्या है? तो ईंधन के बारे में, ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये जलती है कि नहीं जलती है? नहीं जलती है। ये नहीं जलती है, न जलती है न जलने में सहायक होती है। तो कोई विचार बना रहे हैं कि सिलेंडर में अब एलपीजी के बदला क्लोरीन भरेंगे, विषैली है तो क्या हुआ, आग लगाकर ईंधन बनाएंगे। तो आप ध्यान दीजिए क्लोरीन गैस जलती नहीं है, और न ही यह जलने में सहायक होती है। जो जलती ही नहीं है उसका ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्लियर हो गया? तो क्लोरीन देख लिया। अब आइए इसको बनाते कैसे, क्लोरीन बनाने की विधि की हम बात करेंगे। क्लोरीन बनाने की विधि, क्लोरीन बनाने की विधि। पहले प्रयोगशाला विधि को समझ लेते हैं।
अब आपको और आश्चर्य लग रहा होगा कि विषैली गैस को प्रयोगशाला में बनाना है। बिल्कुल, लेकिन ये +2 लैब में बनेगा। 10th के नीचे केमिस्ट्री लैब में इस गैस को तैयार करने की अनुमति नहीं होती। तो प्रयोगशाला में कैसे बनते? प्रयोगशाला में क्लोरीन बनाना है तो इसके लिए ले आइए मैग्नीज डाई और इस पर डाल दीजिए हाइड्रोक्लोरिक। रिएक्शन स्टार्ट होगा, बनेगा मैग्नीज क्लोराइड, बनेगा जल और बनेगा कौन गैस? क्लोरीन गैस। तो प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस का निर्माण मैग्नीज डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनाया जाता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड के टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाल देने पर एक बहुत ही बदबूदार विषैली गैस निकलती है, जो कौन हो सकता है? क्लोरीन हो सकता है। ऐसे ही घुमा फिरा क्वेश्चन पूछे क्या? ओ माय गॉड, मैग्नीज क्लोराइड। क्लियर? लैब में बनकर तैयार है, हैं? लैब में बनकर तैयार है। अब बैलेंस करना है तो क्लोरीन है 2 2 4 है कि नहीं है? लगा दीजिए यहां, क्या मारिए यहां, क्या हो गया? बैलेंस हो गया और लैब में आपका क्लोरीन गैस बन करके तैयार। अब लैब में तैयार हो गया है, हम बता दिए हैं तैयार हो गया है। लेकिन अगर प्रोफेसर साहब भाइवा में पूछ दिए कि क्लोरीन में कितना मैग्नीज डाइऑक्साइड लिया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना दिया है, ठीक है ना? आप जानते हैं प्रैक्टिकल लैब दीजिएगा। लैब में प्रैक्टिकल जब होता है, एक तो प्रैक्टिकल का 6 घंटा होता है। अब दिए हैं कभी प्रैक्टिकल एग्जाम? वैसे बिहार में तो होता नहीं है, लेकिन बिहार में कभी 2-4 गो प्रोफेसर है वो रहेगा, उसको मतलब नहीं है कि VC कौन है, प्रोफेसर कौन है, हम है 6 घंटा बैठेगा। एक बार हम बोटनी का दे रहे थे प्रैक्टिकल, तो सब बार सब मतलब पार्ट 1 में दिए, पार्ट 2 में दिए, गए कॉपी जमा कर दिए। वो आते क्या सर क्या हाल है, परसों लीजिए, जाओ जाओ जाओ, ठीक है। 50 नंबर का होता था, पूछ देते 500 दे देते, कितना सर आ जाएगा? जाओ तुम 46 दे देंगे तुमको सर, 47 कर दीजिए, ठीक है कर देंगे, बस उतने। कभी कभी ऐसा प्रोफेसर आ जाता, बैठो सिस्टम में बैठो, ठीक है। अब बोर्ड पर क्वेश्चन लिखता, उसको बनाओ घरा है, दिमाग सीटी पीटी गोल। अब करे तो करे क्या? प्रैक्टिकल का उतना तैयारी करके जाते नहीं थे, प्रैक्टिकल होता भी नहीं बिहार के कॉलेज में। तब हम अंदाजा लगा ली प्रोफेसर से जो अभी बन रहे हैं, क्वेश्चन लिखा रहे हैं, जांच करने बात इसको याद आएगा कौन क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। हम सोचे यही बात कि अभी तो प्रोफेसर साहब क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, लेकिन जब ये कॉपी जांचेंगे तो कौन पता है कि कौन क्वेश्चन दिया गया। सब विद्यार्थी अब पूरा मतलब टेंशन में कि कैसे क्या होगा। हमको दिमाग में तुरंत जो क्वेश्चन हमारे पास था उसी को लिख दिया उत्तर, ठीक है। हाँ, उसके बाद जैसे प्रोफेसर साहब को देने गए, सर हो गया तुम्हारा? हाँ, 4 घंटा बाबू, 4 घंटा बैठो, ठीक है। प्रैक्टिकल दीजिए, पार्ट 1 2 में किन्हीं का प्रैक्टिकल होता है ना। अब देखिए कभी कभी कोई प्रोफेसर आएगा, दिमाग इधर से उधर करके रख देगा, अब बहुत तो भाईबा लेगा, बढ़िया से लेने लगेगा, तो फाइल। तो ध्यान दीजिए, वहां भी अगर आपको दिक्कत नहीं होगा, प्रयोगशाला में क्लोरीन बनकर के तैयार है, प्रयोगशाला में क्लोरीन बनकर तैयार है। अब आइए कि अगर क्लोरीन को व्यापारिक स्तर पर, क्लोरीन को व्यापारिक स्तर पर कैसे तैयार करना है, तो व्यापारिक स्तर पर इसके लिए कौन विधि, डिकॉन प्रोसेस अपनाया जाता है। कौन प्रोसेस? डिकॉन प्रोसेस। व्यापारिक स्तर पर क्लोरीन का निर्माण किस प्रोसेस से किया जाता है? डिकॉन प्रोसेस से। डिकॉन प्रोसेस में आपको चाहिए क्या?
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्या चाहिए, ऑक्सीजन, और फिर ये अभिक्रिया करके बनेगा H2O क्लोरीन गैस। क्लियर? कोई दिक्कत? बैलेंस 4 इधर देना पड़ेगा, 2 यहां भी। चलिए हो गया, कोई दिक्कत? तो यह है डीकॉन प्रोसेस। नहीं बैलेंस हुआ? हो गया। तो व्यापारिक स्तर पर क्लोरीन का निर्माण, व्यापारिक स्तर पर क्लोरीन का निर्माण किस विधि से किया जाता है? डीकॉन प्रोसेस से। डीकॉन उसी केमिस्ट का नाम है जिन्होंने इस विधि का इजाद किया। और डीकॉन प्रोसेस में आपका क्लोरीन गैस कैसे बना देख ही लिए हैं। तो डीकॉन प्रोसेस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ऑक्सीकरण कराकर क्या बनाया जाता है, और ऑक्सीकरण आसानी से हो इसके लिए एक कैटलिस्ट क्यूपरिक क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? क्यूपरिक क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? क्यूपरिक। क्लियर? बात समझ गए? लेकिन वर्तमान समय में डीकॉन प्रोसेस का उपयोग पूरी तरह से बंद हो चुका है। वर्तमान समय में व्यापारिक स्तर पर डीकॉन प्रोसेस अत्यधिक खर्चीला होने के कारण इसका उपयोग कम हो गया है और लगभग बंद होने के कगार पर पहुंच गया। तो फिर वर्तमान समय में व्यापारिक स्तर पर कैसे क्लोरीन गैस तैयार करता है? तो समुद्र के जल में भारी मात्रा में घुला हुआ है क्या? सोडियम क्लोराइड है कि ना है? समुद्री जल में नमक यानी सोडियम क्लोराइड की कोई कमी है? नहीं है। तो समुद्र से निकाल लीजिए क्या? सोडियम क्लोराइड। और फिर सोडियम क्लोराइड निकालकर इसको डाल दीजिए किसमें? जल में। यानी आप इसका बना लिए हैं जलीय विलयन। अब फिर इसके जलीय विलयन का कर दीजिए क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस करिएगा, सोडियम अलग क्लोरीन अलग। क्लोरीन माइनस है तो कहां चला जाएगा? एनोड पर। देख लिए क्लोरीन निकल गया कि निकल गया? अब कहिएगा कैथोड पर क्या निकलेगा? नहीं, सोडियम कैथोड पर आएगा जरूर, लेकिन सोडियम अति क्रियाशील है ना। अति क्रियाशील है तो ये तुरंत जलीय विलयन के जल से क्या कर लेता है? अभिक्रिया कर लेता है और आपको कैथोड पर प्राप्त होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब कहेगा क्लोरीन तो भी अधिक अभिक्रियाशील है, तो क्लोरीन अभिक्रियाशील है लेकिन जल से इसकी अभिक्रिया जितनी तेजी से सोडियम करता उतनी तेजी से ये करता। तो सोडियम सारा जल को समेट लेता है, क्लोरीन को कहता निकल जाओ, तुम फ्री हो जाओ, अकेले हम जल को देख लेंगे। क्लियर? और ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। तो इस तरह से ही आजकल लगभग 90% क्लोरीन का उत्पादन हो रहा है, क्योंकि डीकॉन प्रोसेस के तुलना में इस प्रोसेस से क्लोरीन बनाना थोड़ा सस्ता होता है। डीकॉन प्रोसेस के तुलना में इस प्रोसेस से क्लोरीन बनाना थोड़ा सस्ता होता है। क्लियर? कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा दोस्तों, इससे पहले हम सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में पढ़े थे कि वो ब्लीचिंग एजेंट है। ब्लीचिंग का मतलब समझ रहे हैं ना? रंगीन पदार्थों के रंग को उड़ा देना, रंगीन पदार्थों के रंगों को उड़ा देना। और ये काम सल्फर डाइऑक्साइड भी करता था। डियर फ्रेंड, ध्यान दे रहे हैं? अच्छा लिख रहे हैं? लिखने की उतनी आवश्यकता नहीं, हमको चाहिए क्वेश्चन याद, एक एक याद, ऑब्जेक्टिव। हाँ, एक विद्यार्थी ये भी पूछा था कि थ्योरी याद करना जरूरी नहीं है। नहीं है क्या? अभी आपको हम समझा रहे हैं ना, अब क्या चाहिए? अब इससे ज्यादा थ्योरी को आप क्या समझिएगा? अब कुछ रह गया है? थ्योरी समझना है, याद नहीं करना है।
और दोस्तों हमारा नोट थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चन रहता है नोट में, समझे कि नहीं समझे? हमारे नोट का क्वेश्चन याद करने का मतलब है थ्योरी याद हो गया आपको, क्योंकि ऐसा थ्योरी का कोई क्षेत्र ही नहीं है जहां से क्वेश्चन नहीं बना है, समझे कि नहीं समझे? इसीलिए फोकस ओनली क्वेश्चन पर। क्लास में सिर्फ समझना है, क्लास में पूरा माइंड फ्री होकर समझना है। क्लास में टेंशन नहीं लेना कि परीक्षा में क्यों क्या पूछेगा, उसके लिए बिल्कुल माइंड को फ्री रखिए, क्योंकि वही पूछेगा जो करवाया जाएगा। तो क्वेश्चन को याद करना है, उतना थ्योरी में नहीं हो रहा है, नहीं लसकना है थ्योरी में। तो क्लोरीन बनकर रेडी हो गया ना। अब हम जानते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड भी ब्लीचिंग एजेंट है, और अभी जो हम क्लोरीन पढ़े हैं ये भी ब्लीचिंग एजेंट है। ब्लीचिंग एजेंट का मतलब वो पदार्थ जो रंगीन पदार्थों के रंगों को उड़ा देते। जैसे ये टी शर्ट ब्लू है ना, क्लोरीन गैस में डाल देंगे सीधा व्हाइट हो जाएगा, ठीक है ना? तो इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में केवल व्हाइट कलर ही वास्तविक कलर है, बाकी सब चढ़ाया गया है। बात को समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो व्हाइट कलर के अलावे अन्य जितने भी कलर है उसके लिए केमिस्ट्री में रंगीन शब्द का इस्तेमाल होता है। तो ऐसे पदार्थ जो रंगीन पदार्थ के रंगों को उड़ा देते हैं उसे हम विरंजक या ब्लीचिंग एजेंट कहते हैं। क्लोरीन भी ब्लीचिंग एजेंट है और सल्फर डाइऑक्साइड भी ब्लीचिंग एजेंट है। क्लोरीन भी ब्लीचिंग एजेंट है और सल्फर डाइऑक्साइड भी ब्लीचिंग, लेकिन दोनों के ब्लीच करने की क्षमता, ब्लीच करने का तरीका अलग अलग है। अगर हम बात करें कि सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड भी जल की उपस्थिति में, सल्फर डाइऑक्साइड भी जल की उपस्थिति में ही ब्लीचिंग गुण को दर्शाता है और क्लोरीन भी जल की उपस्थिति में ही ब्लीचिंग गुण को दर्शाता है। यानी दोनों को अपने ब्लीचिंग गुणों को दर्शाने के लिए, ब्लीचिंग गुणों का प्रदर्शन करने के लिए जल चाहिए ही चाहिए। जल की अनुपस्थिति में न क्लोरीन ब्लीच कर सकता है न सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि सल्फर डाइऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करता है तो बनाता है H2SO4 और 2 हाइड्रोजन के परमाणु को क्या कर देता है, निष्कासित कर देता है। ये 2 हाइड्रोजन का परमाणु जब रंगीन पदार्थ पर पड़ता है, रंगीन पदार्थ पर पड़ता है तो वो क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। लेकिन अगर बात करिएगा क्लोरीन का, तो क्लोरीन जल से अभिक्रिया करता है, बनाता है HCl और बनाता है ऑक्सीजन का परमाणु, और ये ऑक्सीजन का परमाणु रंगीन पदार्थों पर प्रतिक्रिया करके उसे क्या कर देता है, रंगहीन कर देता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या हुआ? नहीं, यहां पर एटम नहीं निकला, सॉरी, यहां पर अणु नहीं निकला, परमाणु निकला, ठीक है। H2SO4 बनाया, 2 हाइड्रोजन का परमाणु निकाल दिया, क्लियर, सही है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो ब्लीच करता है वो किसके द्वारा करता है, हाइड्रोजन के द्वारा। यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड की ब्लीच करने की जो टेक्निक है वो क्या है, जबकि क्लोरीन ब्लीच करता है किसके द्वारा, यानी कि इसके ब्लीच करने की जो तकनीक है वो क्या है, ऑक्सीकरण। सल्फर डाइऑक्साइड रंगीन पदार्थों के रंगों को हाइड्रोजन के मदद से उड़ाता है, जबकि क्लोरीन रंगीन पदार्थों के रंगों को ऑक्सीजन के मदद से उड़ाता है। सल्फर डाइऑक्साइड की ब्लीच करने का टेक्निक अवकरण है, रिडक्शन है, जबकि क्लोरीन के ब्लीच करने की जो शक्ति है वो ऑक्सीकरण है, वो ऑक्सीकरण। लेकिन इसमें अंतर है कि सल्फर डाइऑक्साइड की जो ब्लीच होती है वो किस रूप में होती है, अस्थायी रूप से। आप लाल गुलाब के फूल को सल्फर डाइऑक्साइड के जलीय विलयन में डाल दीजिए, रंग उड़ करके गुलाब का फूल जो है लाल से श्वेत हो जाएगा। लेकिन फिर वे श्वेत लाल गुलाब को हवा में इसे करिए, पुनः लाल हो जाएगा। जादूगर, जादू सब देखे होंगे,
लाल गुलाब का फूल एक डिब्बा में देगा, उधर से उजला निकाल देगा। किसमें डाला गया है? अब फिर हवा में ऐसे ऐसे डुलाएगा, लाल हो जाएगा। क्या हुआ? अरे नहीं है, एक एक कैगो जादूगर को देखे हैं? गोगिया सरकार कोई देखबे नहीं किया है। ठीक है, गोगिया सरकार का जादूगर देखिएगा तो जादूगरी में सल्फर डाइऑक्साइड बड़ी काम करते हैं, क्योंकि ये रंगों को उड़ा दिया कुछ समय के लिए, अब फिर जिस पदार्थ के रंगों को उड़ाया वो हवा में जाते हैं, फिर रंगीन हो जाता है। यानी सल्फर डाइऑक्साइड ब्लीच करता है, लेकिन कैसे? यानी वो रंग को उड़ा देता है, लेकिन रंगीन पदार्थ पुनः उस रंगों को क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं, पुनः उस रंगों को क्या कर लेते हैं। लेकिन क्लोरीन की जो विरंजक होता है वो क्या होता है? अस्थायी। रंग उड़ गया तो उड़ गया, उड़ गया तो उड़ गया। क्लियर? कोई दिक्कत? तो ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री में दो ब्लीचिंग एजेंट है, एक क्लोरीन और एक सल्फर डाई। क्लोरीन बहुत पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट है और ये सॉफ्ट, यानी ये सर्फ एक्सल है और ये इजी। क्लियर? बात समझे कि नहीं समझे? सल्फर डाइऑक्साइड अस्थायी विरंजक है, जबकि क्लोरीन अस्थायी विरंजक। सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के मदद से अवकरण के द्वारा ब्लीच करते हैं, जबकि क्लोरीन ऑक्सीजन के मदद से ऑक्सीकरण के द्वारा ब्लीच करते हैं। लेकिन दोनों के ब्लीच में समानता यह है, दोनों अपने ब्लीचिंग गुणों का प्रदर्शन जल की उपस्थिति में ही करते हैं, और इस तरह से हैलोजन समाप्त हो गया। अब क्या होगा हैलोजन में? अरे आयोडीन, आयोडीन कुछ नहीं। आयोडीन में कभी कभी एक व्यक्ति फर्क ये पड़ जाता है, मस्टर्ड गैस विषैली गैस है, और उसका नाम मस्टर्ड इसीलिए है कि उसमें सरसों तेल की गंध होती है, इसीलिए उसका नाम क्या है? कभी कभी लोगों को दिक्कत हो जाता नमक, खाने वाला नमक। क्या दोनों एक ही है? नहीं, अलग अलग। साधारण नमक जब बोलते हो तो उसका मतलब, और जब खाने वाला नमक बोलते हैं, ठीक है, तो खाने वाला नमक जो है वह सोडियम क्लोराइड नहीं है। खाने वाले नमक में आयोडीन मिलाया जाता है, और आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडेट के रूप में मिलाया जाता है। और बहुत बड़ा अंतर यह होता है कि खाने वाले नमक किसके उदाहरण है, जबकि साधारण नमक यौगिक के उदाहरण है। तो ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा कि खाने वाला नमक यौगिक नहीं है, कंपाउंड नहीं है। खाने वाला नमक क्या है? मिश्रण है। खाने वाला नमक क्या है? और खाने वाले नमक में आयोडीन को पोटेशियम आयोडाइड के रूप में मिलाया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड। और वर्तमान कानून के अनुसार खाने वाले नमक बिना आयोडीन कृत किए हुए बेचना गैर कानूनी अपराध है। एक समय में बिना आयोडीन युक्त नमक भी बेचा जाता था, याद होगा, खुला नमक बिकता था। हमको तो याद है, लोग मवेशियों को खिलाते थे। उस समय भारत की उतनी आर्थिक तरक्की नहीं हुई थी, कुछ लोग खुले नमक को भी खाते थे। और उस समय की स्थिति यह कि भारत में घेगा रोग, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग व्यापक स्तर पर फैल चुका था। सरकार को कुछ नहीं सूझ रहा था। सरकार को कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि क्या करे। इस आयोडीन की कमी तो पूरे देश के लोगों में हो गया है। वैज्ञानिकों का टीम बैठाया गया श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। कहा गया, पूछा कि आप वैज्ञानिक सब बताइए, आयोडीन की कमी तो पूरे जनसंख्या में हो गई है, सबको घेंगा घेंगा हो रहा है। ऐसी स्थिति कि हर गांव में 10-20% घेंगा का। वैज्ञानिक सोचते सोचते तब पता लगाया कि नमक में आयोडीन मिला देते हैं, नमक खाता है सब। तब निर्णय हुआ कि नमक बिना आयोडीन किए हुए बेचा नहीं जाए।
और उसके बाद स्थिति आज ऐसी है कि अब गांव में बिरले ही आपको घेंगा के रोगी दिखाई देगा। 1990 85 90 की स्थिति ये थी कि हर गांव में 10-20 लोग घेंगा से पीड़ित थे। क्लियर? कोई दिक्कत? और इस तरह से आपका हैलोजन समाप्त हो गया है। मिलिए दोस्तों, अगले क्लास में इनर्ट गैस के बारे में पढ़ेंगे। और आज आपके क्लास के क्वेश्चन वीडियो क्लास के रूप में अवेलेबल हो जाएगा, तो क्वेश्चन आज से करना शुरू कर दीजिएगा। आंसू गैस, हाँ ठीक है ठीक है। आंसू गैस का फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स है। नहीं आयोडीन देखे, ये Cl है, क्लोरीन है। एल का टाइपिंग गड़बड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट।